नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर खबरों का विषय बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा लोकल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई और उसमें ये डिमांड की गई कि वहाँ की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी वेस्टर्न वॉल के बाहर एक हिंदू श्राइन स्थापित है। इन महिलाओं का ये कहना है या ये डिमांड है कि इन्हें उस मस्जिद के अंदर बनी इस हिंदू श्राइन तक पहुंचने का थ्रू आउट द ईयर एक्सेस मिलना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोकल कोर्ट ने इस मस्जिद को वीडियोग्राफी के द्वारा सर्वे कराए जाने के ऑर्डर्स पास किए। ऑर्डर्स के बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि सर्वे कराया गया और ये पाया गया कि मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू रेलिक्स मौजूद हैं, जैसे कि शिवलिंग आदि मौजूद हैं। उसके बाद ऑर्डर किया गया कि इस पूरे एरिया को जहां वो हिंदू रेलिक्स मौजूद हैं उसे सील कर दिया जाए और कोई भी वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद इस चैलेंज करती हुई पिटीशन को भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और अब ये मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया जा चुका है। बहरहाल उस मामले का तो जब डिसीजन आएगा तब की तब देखेंगे। इस पूरे मामले में जो हमें एक एक्ट का बार बार जिक्र देखने को मिल रहा है, एक कानून का बार बार जिक्र देखने को मिल रहा है, आज हम उसी कानून पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। एक ऐसा कानून जो कि है तो बहुत ही छोटा सा कानून, 7 ही सेक्शन है, 8वां सेक्शन उसका रिपील्ड है, बट ये एक बहुत ही बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है। इस कानून के प्रोविजंस आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस कानून की वैधता को भी ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू, माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मेरी वीडियोस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे स्टडी आईक्यू के जुडिशरी एवं क्लैट के कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं विद करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आपको ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो पूरा एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 1991 में जब अयोध्या का पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा पीक पर था, उस समय की जो सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने ये बिल को पेश किया और इस बिल को पेश किया जाता है इन दी बैकग्राउंड की उस समय के जो बीजेपी के लीडर थे श्री एल.के. अडवाणी, उनकी रथ यात्रा चलती है। उस रथ यात्रा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पब्लिक की तरफ से। फिर इन्हें अरेस्ट किया जाता है मिस्टर अडवाणी को बिहार में। उसके बाद कुछ कार सेवकों पे गोलियां तक चलती हैं यूपी में। उसके बाद माहौल बिगड़ता हुआ देखकर ये पूरा जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया और इस एक्ट को पार्लियामेंट में, इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया। ये बिल पेश करने वाले थे उस समय के होम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर मिस्टर एस.बी. चौहान। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि इस बिल को क्यों लाया गया, तो उन्होंने कहा जी, इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू अडॉप्ट दीज मेजर्स इन द व्यू ऑफ द controversies arising from time to time with regard to the conversion of places of worship which tend to vitiate the communal atmosphere। तो उन्होंने कहा कि भाई बार बार ये जो टेंशन्स बन रही हैं, कम्युनल टेंशन्स पैदा हो रही हैं, क्योंकि बार बार ये डिमांड्स उठ रही हैं कि पुराने जो हमारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उन्हें चेंज किया गया मॉस्क में, अब मॉस्क को अब दोबारा टेम्पल बनाओ। तो इस तरह की काफ़ी डिमांड्स थी, उस बैकग्राउंड में इस बिल को लाया गया। एंड उन्होंने कहा दी अडॉप्शन ऑफ दिस बिल विल इफेक्टिवली प्रिवेंट एनी न्यू कंट्रोवर्सी। सो एक जो एम था वो था कि आगे कोई और कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, उसको बचाने के लिए इस बिल को लाया गया। इस बिल का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है जी, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947 and for matters connected with therewith or incidental thereto। सो जैसे कि हमने देखा कि इस एक्ट का जो पर्पस था, अगेन आप कह सकते हैं कि इस एक्ट का पर्पस था कि 15 अगस्त 1947 उस दिन जो भी जिस रिलीजियस प्लेस का स्टेटस था उसे फ्रीज कर देना इस एक्ट का जो है पर्पस था। यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन अगर कोई मॉस्क थी, उसकी जो भी हिस्ट्री रही हो उसे मॉस्क ही रहने दिया जाए। अगर कोई टेंपल है, उसकी जो भी हिस्ट्री रही हो उसे टेंपल ही बनाए रखना है। तो बेसिकली द पर्पस इज कि
15 अगस्त 1947 के दिन जो रिलीजियस प्लेस जैसा था, जिस स्थिति में था, उसे उसका रिलीजियस कैरेक्टर अब चेंज नहीं किया जाना चाहिए और उस पर कोई एप्लीकेशन, कोई अपील, कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। तो ये इसका बेसिक पर्पस था। अब इसका जो सेक्शन 3 है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 कहता है जी बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कहता है जी नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religion, religious denomination or a different religious denomination or any section thereof। यहां पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थान को, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी भी धार्मिक स्थान को जो कि एक धर्म से बिलोंग करता है, उसे किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान में नहीं बदलेगा या फिर सेम धर्म की दूसरी डिनोमिनेशन में नहीं बदलेगा। तो कंप्लीट बार यहां पर लगा दिया गया। सेक्शन 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कहता है जी डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कहीं पर भी आप किसी भी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते कि जी हमारा ये पहले ये धार्मिक स्थान था, उसे तोड़कर ये बना दिया गया, अब आप वापस इसे पुराना कैरेक्टर दो। ऐसी किसी कोर्ट में किसी तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई अपील नहीं लेकर जा सकते। ये सेक्शन 4 में कहा गया। क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 4 क्लोज 1 कहता है जी इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। यानी कि ये it is hereby declared कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस रिलीजियस प्लेस का जो भी करेक्टर था, जो भी धर्म का वो रिलीजियस प्लेस के फॉर्म में था 15 अगस्त के दिन 1947 के दिन, वही रिलीजियस करेक्टर वो मेंटेन रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा। साथ ही में सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है जी एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन 15th अगस्त 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शैल अबेट एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सो ये भी कह दिया गया कि भाई ये एक्ट जिस दिन आया, कब आया? 1991 में। 1991 में जो भी ऑलरेडी कोई कोर्ट में एप्लीकेशन है, ऑलरेडी कोई कोर्ट में अपील है या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में चल रही है, वो ऐसे मामले से जुड़ी हुई है जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले का कोई रिलीजियस प्लेस है, उससे कोई जुड़ी हुई है, तो वो प्रोसीडिंग वहीं के वहीं निरस्त हो जाएगी। उस प्रोसीडिंग पे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अबेट हो जाएगी। सो ऑलरेडी इस एक्ट के तहत जो भी इस एक्ट, ये जब एक्ट आता है उस दिन जो भी यहाँ पर ऑलरेडी एप्लीकेशंस लगी हुई थी, चैलेंजेस हुए थे कोर्ट्स में, उन सबको भी वहां पर निरस्त कर दिया गया, उनको भी वहां पर खारिज कर दिया गया। फिर आता है जी प्रोवाइडो। इसी एक्ट का इसी सेक्शन का एक प्रोवाइजो है। कहता है जी प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और फाइल्ड ऑन द ग्राउंड दैट द कन्वर्जन हैज टेकन प्लेस इन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस after the 15th August 1947 is pending on the commencement of this act, such suit, appeal or other proceeding shall be disposed of in accordance with the provisions of subsection 1। अब ये जरूर कह दिया गया कि भाई कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, क्योंकि अराइज होता है 15 अगस्त 1947 के बाद। मान लीजिए कोई 15 अगस्त 1947 के बाद हमें देखने को मिलता है कि किसी एक रिलीजियस प्लेस को तोड़कर उसकी जगह कोई दूसरा रिलीजियस प्लेस बनाए जाने का कोई आरोप किसी पर लगता है, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले के जो डिस्प्यूट्स हैं उन पर कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया जाएगा। वो इस केस में या इस एक्ट में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। तो अगेन प्रोवाइजो क्या कहती है सेक्शन 4 की? वो ये कहती है कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि जी देखो ये 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये कोई लेट्स से कोई XYZ धर्म का प्लेस था, उसे बाद में तोड़कर दूसरे धर्म का प्लेस बना दिया गया, तो वो 15 अगस्त 1947 के बाद हो रहा है, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जिन जिन धर्मों का जो कैरेक्टर था
उसमें आप कोई सवाल नहीं उठा सकते कि आपको जी देखो 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो यहाँ पर ये था, उसके बाद इसे तोड़कर ये बना दिया गया। ऐसा कोई भी डिस्प्यूट नहीं उठेगा, ये इस एक्ट में कहा गया। The provisions of this section are not applicable to the ancient sites of the archaeological importance covered under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958। ये जो है एक जरूरी यहाँ पर प्रोविजन है इस एक्ट में, जहाँ पर ये भी कह दिया गया कि ये जो कानून है, कौन सा, दी रिलीजियस प्लेसेस वाले जो प्रोविजंस का जो एक्ट है, ये कानून किस पर नहीं लगेगा, जो हमारे एंशियंट आर्कियोलॉजिकल स्थान हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि जी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट के तहत यहां पर जो भी प्लेस को कवर किया गया है उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क के केस में भी हमें देखने को मिल रहा है, जो हिंदू पिटिशनर्स हैं, हिंदू धर्म के जो पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से ये दलील दी गई है कि ये जो कानून है ज्ञानवापी मॉस्क के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कवर्ड है। इसलिए क्योंकि ये इस एक्ट के तहत कवर्ड है, तो ये वाला जो एक्ट है, जो हमारा ये जो रिलीजियस प्लेसेस वाला एक्ट है, वो इस पर लागू नहीं होगा। फिर सेक्शन 5 क्या कहता है? कहता है जी एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। तो सेक्शन 5 में ये यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया, एक्सप्रेसली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया कि भाई ये जो कानून है ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट है उस पर भी लागू नहीं होगा। सो ऐसे में कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में उस पर अपना आदेश भी दिया, अपना ऑर्डर दिया। सेक्शन 6 यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर सेक्शन 3 को कॉन्ट्रावीन करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा और फाइन उस पर लगाया जाएगा। और सेक्शन 7 कहता है कि एक्ट टू ऑर्डर ओवरराइड अदर इनएक्टमेंट्स, कि ये जो कानून है ये बाकी सभी जो भी कानून है उनको, या जितने भी लॉज हैं उनको ओवरराइड कर जाएगा और यही लागू होगा। बहरहाल ये जो कानून है इसे चैलेंज किया गया, जैसे कि हमने अभी बात की कि इसे चैलेंज किया गया, किन किन ग्राउंड्स पर इन्हें इस एक्ट को चैलेंज किया गया, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहा गया कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, जो 1991 का एक्ट है, ये दरअसल कॉन्ट्रावेंशन में है किसकी? इट इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ये जो कानून है 1991 का हमारा, ये ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है। 2 इस पे पिटीशंस इसको चैलेंज करते हुए ऑलरेडी हमें देखने को मिलती हैं। और उन पिटीशंस में क्या क्या दलीलें दी गई हैं? सबसे पहला तो ये कहा गया कि ये जो कानून है ये कॉन्ट्रावेंशन में है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। दूसरी बात ये कि सेंटर हैज बार्ड द रेमेडीज अगेंस्ट द इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड pilgrimage, and now Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs cannot file a suit or approach a high court under article 226। तो जो पिटिशनर्स है उन्होंने कहा कि भाई ये जो कानून आप लेकर आए हो 1991 में, इसके तहत आपने, हम एग्रीव्ड हैं, जहां पर एग्रीव्ड होता है उसे रेमेडी मिलती है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो अगर हमारा राइट है, हमारे को, हम एग्रीव्ड हैं, आप हमसे रेमेडी छीन ही नहीं सकते। आर्टिकल 226 के तहत हमें कोर्ट का रुख करने का अधिकार है। अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि हमारा कोई रिलीजियस प्लेस था, उसे तोड़कर कोई और रिलीजियस प्लेस बनाया गया, तो ऐसे में हमारा अधिकार है कि हम कोर्ट का रुख करें। लेकिन अगर आप हमारे को ये एक्ट लेकर हमें बार कर रहे हो तो आप हमारा अधिकार छीन रहे हो। फिर कहता है therefore they won't be able to restore their places of worship। अगर हम अपना प्लेस ऑफ वर्शिप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, जो हिंदू पिटिशनर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जिन्होंने इस एक्ट को चैलेंज किया, कहते भी अगर हम अपना प्लेस ऑफ वर्शिप को रिस्टोर नहीं कर पा रहे तो अल्टीमेटली आप आर्टिकल 25 एंड 26 में हमें जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है उसका हनन कर रहे हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। साथ ही में इन्होंने कहा कि इट बार्स द जुडिशियल रिव्यू विच इज अ बेसिक फीचर। अब देखिए भाई, जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है। बार बार इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी कानून जुडिशरी के रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है। किसी भी कानून को जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, हम बात करते हैं चेक्स एंड बैलेंस की, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के कोई भी कानून को चेक कर सकती है और देख सकती है कि वो कानून कहीं संविधान के दायरे से बाहर तो नहीं है।
तो इन्होंने कहा कि भाई आप अगर इस कानून को कोर्ट के सामने नहीं ले जाने दोगे तो वो भी यहाँ पर हो रहा है कि आप उसे जुडिशियली रिव्यू नहीं करने दे रहे हो। साथ ही में उन्होंने कहा कि इट इम्पोजेज एन आर्बिट्रेरी इररेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। अब इन्होंने इस कट ऑफ डेट पर भी सवाल उठाए कि 15 अगस्त 1947 किस बिना पर या किस बेसिस पर आपने ये डेट तय कर दी कि इससे पहले वाले जितने भी रिलीजियस मामले हैं उनको कभी इशू उठाया नहीं जाएगा, कभी रिलीजियस प्लेस से जुड़ा हुआ मुद्दा बनाया नहीं जाएगा। ये 15 अगस्त की डेट किस 15 अगस्त 1947 की जो डेट आपने तय की है ये किस बिना पर तय की है, उसको भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया। और साथ ही में एक पिटिशनर ने यहाँ पर ये तक कह दिया दैट द मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्वो as in 1947 in respect of the religious places is like closing eyes similar to that of pigeon against the advancement of the cats. This will means preservation of the tensions for coming generation. तो यहाँ पर तो एक पिटिशनर ये तक कह रहा है कि जिस तरह से एक कैट को, एक बिल्ली को देखकर एक कबूतर अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि भाई अब कोई डेंजर नहीं है, कोई खतरा नहीं रह गया है, उसी तरह से आप यहाँ पर वही कर रहे हो। आप यहाँ पर जो भी पुराने रिलीजियस कम्युनल टेंशन के मुद्दे हैं उन्हें रिजॉल्व करने की बजाय आप आंखें बंद कर रहे हो और आने वाली जनरेशंस के लिए आप उन टेंशंस को छोड़कर जा रहे हैं। The petitioner had also claimed that section 4 of the act discriminates between Hindus and Muslims with respect to restoring possession of the places of worship. So यहाँ पर आर्टिकल 14 का भी आप कह रहे हो कि हनन हो गया है। लेकिन इसी एक्ट को हमें यह भी देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जो 2019 की अयोध्या से जुड़ी हुई वर्डिक्ट आई थी उस वर्डिक्ट में इसी एक्ट को वैलिडिटी दे चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही, चलिए देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि दिस एक्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। तो पहली बात तो ये कही कि भाई जो स्टेट ने ये एक्ट बनाया है, स्टेट की ऑब्लिगेशन थी, सेक्युलर स्टेट होने के नाते ये एक ऑब्लिगेशन थी कि अपना सेक्युलर कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इस एक्ट को लाया जाना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात कही इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो कहा जी ये ऑल रिलीजन्स में इक्वालिटी लेकर आ रहा है। तीसरी बात ये above all the places of the worship act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state to preserve, protect the equality of all faiths with an essential which is an essential constitutional value। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये तो नहीं बताया अच्छे से कि किस तरह से ये एक्ट प्रिजर्व कर रहा है सभी धर्मों के बीच में एक समानता, बट ये जरूर कहा कि ये एक्ट प्रिजर्व कर रहा है सभी धर्मों के बीच में समानता को, और जो कि जरूरी भी है। लॉ स्पीक्स टू आवर हिस्ट्री एंड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो हिस्टोरिकल रोंग्स, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा लगती है कि हिस्टोरिकल रोंग्स कैन नॉट बी रेमेडीड बाय द पीपल टेकिंग लॉ इनटू देयर हैंड। सो जो हिस्ट्री में गलत हो चुका है उसे आप आज कानून अपने हाथ में लेकर ठीक नहीं कर सकते हो, और वो इस पर्पस से ये एक्ट जरूरी है। In the preserving the character of the places of public worship, the Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrong shall not be used as instrument to oppress the present and the future. तो हिस्ट्री के wrongs को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में किसी को ऑप्रेस करने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा। The Places of Worship Act imposes a non-derogable obligation towards enforcing our commitment to the secularism under the Indian Constitution. The law is hence a legislative instrument designed to protect the secular feature of Indian polity, which is one of the basic features of the Constitution. साथ ही में कहा गया that the Places of Worship Special Provisions Act 1991 was introduced as a measure to provide and develop glorious tradition of love, peace and harmony. So ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि भाई देखिए, हम जितना हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री को इंटरप्रेट करके उसे खंगालने की कोशिश करेंगे उतना ही बहुत सारी मुसीबतें बड़ी हो सकती हैं जो कि हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती हैं, जो कि हम नहीं अलाउ कर सकते, और उसी को बचाने के लिए इस एक्ट को सही ठहराया गया। साथ ही में कहा गया कि हमारा जो आज का फीचर है वो है कि हम एक सेक्युलर पॉलिटी हैं, सेक्युलर पॉलिटी के हिसाब से ये एक्ट सही ठहराया गया। साथ ही में ये जो एक्ट है, अब देखिए ये एक्ट को चैलेंज किया जा चुका है, अब ये एक्ट को दोबारा जब उस पर डिसीजन आएगा तब हम देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहते हैं। बहरहाल
आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके इस एक्ट पर क्या विचार हैं? क्या ये एक्ट सही है या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है? अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। उससे पहले कि अगर आप यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी का कोई कोर्स खरीदते हैं, चांद फ्लैश करके कोड आप इस्तेमाल कीजिए, आपको वो कोर्स जो है 9,999 रुपीज़ में मिलेगा विद डबल वैलिडिटी। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।